सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। 3.0.2.0.1 नया साल मुबारक हो। तारीख 1 जनवरी 2121 थी और राजपूत परिवार में माहौल बेहद खुशनुमा था। यह एक दुर्लभ अवसर था जहां आरव ने एक भव्य दावत के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च की थी। खाने की मेज पर एक 26 वर्षीय वयस्क व्यक्ति बैठा था, जिसका वजन पूरे 320 पाउंड था। स्वयं आरव राजपूत, उसके साथ उसके सगे भाई अर्जुन राजपूत के जुड़वा भतीजा और भतीजी बैठे थे। भीम, मीरा की थाली से खाना मत चुराओ, यहाँ बहुत सारा खाना है, अगर और चाहिए तो दूसरी बार परोस लो। आरव ने भीम को डांटा, जिसने अपनी जीभ चिढ़ाई और फिर भी मीरा की थाली से खाना जारी रखा। आरव की भौहें गुस्से में फड़क उठी। वह तुरंत उठकर अपने आज्ञाकारी भतीजे की गाल मरोड़ना चाहता था। हालांकि वह इतना आलसी महसूस कर रहा था कि उस इच्छा को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसका 320 पाउंड का शरीर शारीरिक गतिविधि का तनाव झेलना पसंद नहीं करता था। डेस्क जॉब का यह एक दुष्प्रभाव था जिसने उसके शरीर को सुस्त बना दिया था। नया साल का इकलौता ऐसा दिन था जब आरव अपने भाई के परिवार से मिलता था। तकनीकी रूप से केवल अपने भतीजे और भतीजी से, क्योंकि सालों पहले हुए उनके झगड़े के बाद से उसका भाई उससे बिल्कुल बात नहीं करता था। अर्जुन मानवता का लॉर्ड प्रोटेक्टर और पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। यही कारण था कि वह आमतौर पर नए साल पर काम में व्यस्त रहता था और उसके बिना मां के बच्चे ये त्योहार अपने चाचा आरव के साथ मनाते थे। भले ही आरव इसे दिखाता नहीं था, लेकिन वह उन दोनों बच्चों को दिल से प्यार करता था। इसीलिए वह अपनी मामूली सरकारी नौकरी के बावजूद नए साल की दावत को भव्य रखने और उनके उपहारों को बेहद महंगा बनाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाकर मेहनत करता था। तो चाचा आरव, क्या आप हमें हमारी माँ अदिति के बारे में कुछ और बता सकते हैं? वह कैसी थी? मीरा ने मासूम आवाज में पूछा और इस सवाल पर आरव का गला रुंध गया। आरव ने अपनी भतीजी की साफ और भूरी आंखों में देखा, जो बिल्कुल उसके भाई जैसी थी, और उसे झूठ बोलने में अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। आरव ने कहा, अदिति। वह धमाका, एक जोरदार विस्फोट ने आरव के घर को हिला दिया और सामने का दरवाजा उठकर टुकड़ों में बंद गया। आरव एक लकड़ी के उठते हुए टुकड़े की चपेट में आ गया और उसके सिर से खून बहने लगा, जबकि धमाके की आवाज से उसके कान बजने लगे। छिप जाओ, आरव चिल्लाया। वह भ्रमित और घायल था, उसे अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं थी, बस वह बच्चों को कोई नुकसान होते नहीं देखना चाहता था। कानों में गूंजती आवाज के बावजूद आरव भेड़ियों जैसी भयानक दहाड़े सुन सकता था। उसने देखा कि 5 खौफनाक वेयरवुल्फ जलते हुए दरवाजे से अंदर घुसे और उसे घेरे में ले लिया। आरव के डर की सीमा न रही जब उसने देखा कि बच्चे अभी तक भाग नहीं पाए थे। भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया था और अब वे तीनों भोजन की मेज के ऊपर बैठे थे, जबकि वे खूंखार जीव उनके चारों ओर थे। चिंता मत करो बच्चों, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, आरव ने अपने दांत पीसते हुए कहा और एक बटर नाइफ उठाकर डरावना दिखने की कोशिश की। लेकिन भेड़ियों ने आरव की इस आक्रामकता पर अपने नुकीले दांत दिखाए और भयानक तरीके से गुर्राए। मेरे भाई के आने से पहले तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर वह आ गया तो तुम्हारी राख भी नहीं बचेगी। आरव ने अपने भाई के नाम से भेड़ियों को डराने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे वे अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं और किससे भिड़ रहे हैं। बिना क्यूई वाला कचरा हमें धमकी दे रहा है। निशांत, कितना हास्यास्पद है, नील नाम के भेड़िए ने कहा। प्रसिद्ध आरव राजपूत परिवार का बिना क्यूई वाला कचरा और मानवता की विफलता। तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति से साक्षात मिलना सौभाग्य की बात है, निशांत नाम के भेड़िए ने उसका मजाक उड़ाया। बहुत हुआ, इस कचरे को मार डालो और अर्जुन राजपूत के बच्चों का अपहरण कर लो। हमारे पास पोलिश फोर्स के आने से पहले केवल 2 मिनट हैं, समूह के सबसे बड़े भेड़िए ने कहा, जो उनका नेता लग रहा था। बाकी भेड़ियों ने तुरंत आदेश का पालन किया। एक भेड़िए ने आरव पर छलांग लगाई। उसने बटर नाइफ से उसका मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था और भेड़िए ने उसका हाथ काटकर अलग कर दिया। आह! आरव दर्द से चीख उठा जब उसने अपने कटे हुए अंग को दुश्मन भेड़िए के मुंह में देखा, जो उसे ऐसे चबा रहा था जैसे वह कोई रुई की कैंडी हो। आरव के खुले घाव से खून की फुहारें निकली और आसपास का सब कुछ लाल हो गया। भीम और मीरा दहशत में चिल्लाने लगे, चाचा आरव! फिर 4 भेड़ियों ने आरव पर हमला कर दिया, एक एक करके उसके शरीर के टुकड़े नोचने लगे। इसी बीच उनके नेता ने बच्चों को बेहोश कर अपने कंधों पर लाद लिया। शुभ रात्रि, बिना कीवी वाले कचरे,
निशांत ने कहा और अपने पंजों से आरव की एक आंख निकाल ली और फिर दूसरी भी फोड़ दी। आरव के शरीर में असहनीय दर्द की लहरें दौड़ गईं, जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद आरव के लिए सब कुछ काला हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके शरीर के कई घावों और कटे हुए अंगों से खून बह रहा है। अपने काम करते हुए कानों से उसने भेड़ियों के भागने के कदमों की आवाज और दूर से पुलिस सायरन की बत्ती आवाज सुनी। जल्द ही अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आरव होश खोने लगा और मृत्यु की अनिवार्यता उस पर छा गई। उसकी इंद्रियां सुस्त होने लगीं और कुछ समय बाद उसे एक अनंत अंधकार के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ, जिसमें वह बहता जा रहा था। अपने अंतिम क्षणों में आरव ने सोचा, बस यही अंत है। बिना क्यूई वाले आरव का अंत, मेरे दयनीय जीवन का अंत। ये राहत की बात है कि मैं आखिरकार मर रहा हूँ। कम से कम मुझे सोमवार की मीटिंग में रेटिंग गिरने के बारे में रोहित की बकबक तो नहीं सुननी पड़ेगी। सच कहूँ तो मैंने कितना व्यर्थ जीवन जिया है। पहली जागृति अवेकनिंग से पहले मैं मानवता की सबसे बड़ी उम्मीद था, लेकिन क्योंकि मैं क्यूई को महसूस नहीं कर सका, मैं सबसे बड़ा असफल व्यक्ति बन गया। भीम, मीरा, मुझे माफ करना। अंत में तुम्हारा चाचा तुम दोनों को दूसरे दर्जे की कचरा भेड़ियों से भी नहीं बचा सका। धिक्कार है। कचरे की तरह मरना कितना निराशाजनक है। काश मुझे जीवन में दूसरा मौका मिलता, मैं खुद को कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं आने देता। हे भगवान, अगर तुम सच में हो तो मुझे बस ये एक और अवसर दे दो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इसके बाद आरव के लिए सोचना भी मुश्किल हो गया और वह धीरे धीरे अनंत नींद में डूब गया। हालांकि उसकी जानकारी के बिना एक सुनहरी रोशनी ने उसकी भटकती आत्मा और मृत शरीर को घेर लिया और उन्हें एक बार फिर से एक साथ बांध दिया। एप-2 अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई जावस की सहायता से अखिल ने 10 लाख लाइट ईयर्स की दूरी से अपने लक्ष्य स्थान की निगरानी की। वह जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी, वह TA का एक इंसान था जिसकी किस्मत में आज मरना लिखा था। उसकी मृत्यु के इर्द गिर्द की परिस्थितियां जटिल थीं, लेकिन जब उसके व्यक्तिगत आई ने स्पष्टीकरण देने की कोशिश की, तो उसने उन्हें अनसुना कर दिया और क्षेत्र को स्कैन करना शुरू कर दिया। पास में कोई त्योहार मनाया जा रहा था, जहां पटाखे आसमान में फूटकर शानदार रंग बिखेर रहे थे और मोमबत्तियों से जले हुए लालटेन आसमान में तैर रहे थे। उसने कुछ देर तक उन खूबसूरत उत्सवों को शांति से देखा और उस घातक हमले का इंतजार करने लगी जो पास ही होने वाला था। अखिल ने आरव का निरीक्षण किया, जो एक मोटा आदमी लग रहा था। वह अभी भी अपनी युवावस्था में था, लेकिन उस मोटापे के नीचे उसके नैन नक्श स्पष्ट रूप से सुंदर थे। उसका चेहरा संतुलित था, उसकी आंखें बड़ी थीं और उसके बाल तथा भौहों की तरह ही गहरे काले रंग की एक खूबसूरत आभा लिए हुए थी। यदि उसका जबड़ा थोड़ा सुगठित और शरीर दुबला होता, तो वह निश्चित रूप से इतनी आकर्षक होती कि उसे कोई शाही फरिश्ता समझने की गलती कर बैठता। हालांकि दुर्भाग्य से उस व्यक्ति ने अपने शरीर का उचित ध्यान नहीं रखा था। अखिल ने और गहराई से जांच की और उसके शारीरिक गुणों का परीक्षण किया, जहां उसे तुरंत उसकी खामी का पता चल गया। उसकी क्यूई नसें क्षतिग्रस्त थी। समय रहते इसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन मनुष्यों जैसे आदिम कबीलों में ऐसे व्यक्तियों को अक्सर कमजोर मानकर समाज से बाहर धकेल दिया जाता था। ऐसे समाज में जहां केवल शक्तिशाली लोग ही व्यापक जनहित में योगदान दे सकते थे, वहां ऐसे व्यक्ति आमतौर पर काफी कठिन जीवन जीते थे। हालांकि वो उसके भाई को जानती थी और उसके रहते इस बच्चे के जीवन का पहला हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए था। उत्सुकतावश उसने उसके अतीत को खंगाला। उसने अपने आई को लड़के की कहानी निकालने का आदेश दिया और पल भर में ही उसे आत्मसात कर लिया। जैसा उसने सोचा था, कहानी वैसी ही थी। वह एक समझदार दिमाग के साथ पैदा हुआ था और उसमें थोड़ा टैलेंट भी था। उसके भाई ने परवरिश के दौरान उसे जीवन की सभी सुख सुविधाएं दी थीं, जिसके कारण उसका बचपन अपनी इच्छानुसार मौज मस्ती में बीता। अपने भाई को आदर्श मानते हुए आरव ने अपनी किशोरावस्था में कड़ी मेहनत की और शुरुआती सफलता हासिल की, जिसके कारण बहुत कम उम्र में ही उसे जीनियस और विलक्षण बालक माना जाने लगा। उसकी किस्मत तब बदली जब वह गलती से एक ऐसे VR पॉड में घुस गया, जिसे उसके भाई की शक्तिशाली क्यूई को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इसके कारण उसके क्यूई मार्ग क्षतिग्रस्त और नष्ट हो गए और तभी से उसका भाग्य तय हो गया था। हालांकि पहली जागृति से पहले पृथ्वी एक बिना क्यूई वाला ग्रह था, इसलिए तब ये स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही क्यूई का अवरोध हटा और हर कोई क्यूई का उपयोग करने में सक्षम हो गया, आरव की विकृति दिखने लगी। वह अपने कंधों पर एक मानसिक बोझ लेकर पैदा हुआ था और दूसरों ने उसकी वजह से उसका बोझ और बढ़ा दिया। फिर भी शुरुआत में उसने संघर्ष किया। अखिल इसकी सराहना कर सकती थी।
अपने प्रियजनों द्वारा धोखा दिए जाने, समाज द्वारा कमजोर और बिना कीवी वाला कचरा कहकर बहिष्कृत किए जाने के कारण आरव का व्यक्तित्व वर्षों में धीरे धीरे घिसता चला गया, जब तक कि वह अपने वास्तविक स्वरूप का केवल एक ढांचा मात्र रह गया और एक डेस्क जॉब कर्मचारी बन गया। जावस, इसका कार्मिक मूल्य कामक वैल्यू क्या है? क्या इसकी आत्मा, समय आत्मा प्रत्यावर्तन, टाइम सोल रिवर्शन के योग्य है? अखिल ने हाश आवाज में पूछा। इस टाइमलाइन में उसकी आत्मा का कार्मिक मूल्य 0 है। वह 100 दिव्य सार की लागत पर समय आत्मा प्रत्यावर्तन के लिए पात्र है। जावस ने उत्तर दिया। अखिल इस कीमत को सुनकर ठिठकी। एक पूरा दिव्य सार उसके लिए भी एक बड़ी कीमत थी। हालांकि वह अर्जुन राजपूत की कर्जदार थी और उसके भाई की मदद करने से वह कर्ज चुक जाता। अखिल ने आरव का अतीत मिटा दिया। उसका भाग्य उसके सामने खुलने लगा, छवियों की एक श्रृंखला के रूप में। अगर उसने अपनी आंखें पूरी तरह सक्रिय रखी होती तो वह और भी स्पष्ट चित्र और भविष्य के अलग अलग रास्ते भी देख पाती, लेकिन अपनी वर्तमान गुप्त स्थिति में वह इतना ही कर सकती थी। अखिल ने आरव के जीवन का वह मार्ग देखा जो उसे दूसरा मौका देने और उसे इस आदिम ग्रह की पहली जागृति से एक दिन पहले के समय में वापस भेजने के बाद होता। उसका सारांश कुछ इस प्रकार था। लड़का अपनी गलतियों को सुधारता है और अपने भाई के साथ रिश्ते ठीक करता है, साथ ही उन सभी जहरीले लोगों को अपने जीवन से निकाल देता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया था। वह एक साहसी के रूप में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करता है और इस जीवन की तरह टियर 1 पर अटके रहने के बजाय टियर 2 तक पहुंच जाता है। कॉम्बैट स्टडीज के प्रति जुनून पैदा होने के बाद वह विश्व प्रसिद्ध कॉम्बैट एनालिस्ट और ग्लेडिएटर खेलों का कमेंटेटर बन जाता है। 60 की उम्र के करीब वह एक बारटेंडर बन जाता है और यात्रियों, ह्यूमन और एल्व्स की सेवा के लिए एक दूर के ग्रह पर एक सराय खोलता है। वह बिना पत्नी या बच्चों के एक सुखी व्यक्ति के रूप में मरता है। बस यही सब था। आरव के भविष्य के जीवन को देखकर अखिल को आश्चर्य नहीं हुआ। पुनर्जन्म लेने वाले अधिकांश लोग ब्रह्मांडीय टाइमलाइन को बड़े पैमाने पर प्रभावित नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि रानी ने बेहद कम कार्मिक मूल्य वाली आत्माओं को इतनी भारी कीमत पर पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी थी। हालांकि सही दिशा में थोड़े से बदलाव के साथ इस भाग्य के एक बेहतर भविष्य की ओर मुड़ने की बहुत कम संभावना थी। अपने आय से जांच करने के बाद अखिल ने अपने दांत पीसे और उसे सही दिशा में प्रेरित करने के लिए अतिरिक्त 10 दिव्य सार का भुगतान किया। वह धैर्यपूर्वक उसकी मृत्यु तक ले जाने वाली घटनाओं का इंतजार करने लगी। ठीक उसी समय, जैसा कि उसके आय ने भविष्यवाणी की थी, भेदियों ने उसका घर उड़ा दिया और उसे बेरहमी से मारने से पहले उसके परिजनों का अपहरण कर लिया। ज्यादातर लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन आरव के लिए यह एक नई शुरुआत होने वाली थी। 3 अखिल ने अनुचित हस्तक्षेप से बचने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हजार किलोमीटर दूर रहने का विकल्प चुना था। उसे पता था कि यह एक जोखिम है, लेकिन अब जब वह घटना आखिरकार उसके सामने थी जिसका वह इंतजार कर रही थी और भेदियों ने आरव के शरीर के चित्ते कर दिए थे, तो उसे एहसास हुआ कि वह पृथ्वी के वायुमंडल को नुकसान पहुंचाए बिना समय पर नहीं पहुंच पाएगी। वह सीधे अंदर पहुंचने के लिए स्पेस को मोड़ सकती थी, लेकिन यदि वह ऐसा करती तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि कोई अन्य टियर 6 की सत्ता इस हलचल को देख लेती। फिर भी वह वास्तव में मिल्की वे के डार्कलैंड्स से दूर होने के कारण अधिक चिंतित नहीं थी। वहां पहुंचने से पहले ही अखिल ने आरव की आत्मा के चारों ओर समय के प्रवाह को धीमा डायलेट कर दिया ताकि उसे उसके मृत शरीर तक पहुंचने और उसे पुनर्गठित करने के लिए कुछ अतिरिक्त सेकंड मिल सके। मृत आरव के लिए समय का ये धीमा प्रवाह उसके बचपन की एक स्पष्ट याद जैसा महसूस हुआ। बचपन में एक बार उसने एक चीनी मिट्टी के फूलदान वाली मेज को धक्का दे दिया था, जो राजपूत परिवार की पीढ़ियों पुरानी विरासत थी। मेज हिली और उसने ऊपर देखा कि फूलदान किनारे पर लखा रहा था। वह क्षण खींच गया था, समय पर अंकित एक ऐसी छवि जो फूलदान के गिरने से पहले अनंत काल तक टिकी हुई प्रतीत हो रही थी। पहले उसे लगा कि अभी भी वही हो रहा है। उसके चारों ओर की दुनिया जमी हुई लग रही थी, जैसे समय एक बार फिर खींच गया हो। हालांकि उस समय उसके सामने केवल अंतहीन अंधेरा था, लेकिन जल्द ही एक सुनहरी रोशनी ने उसे घेर लिया और उस रोशनी में दुनिया के टुकड़े बदलने लगे। उसके शरीर के कटे हुए अंग खूनी फर्श पर लुक रहे थे, लुकते समय खून इकट्ठा कर रहे थे, खाने की मेज से टकराकर उसके शरीर की ओर बढ़ रहे थे। उसके पैर फर्श पर इस तरह फिसले जैसे उसका अपना लाल खून एक लचीली रस्सी बन गया हो जो उसके शरीर को एक साथ खींच रही थी। घबराहट से उसकी छाती भींच गई और उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह एक मांसपेशी तक नहीं हिला पा रहा था, न ही अपनी आंखें झपका पा रहा था। उसके शरीर का कोई भी हिस्सा उसके नियंत्रण में नहीं था,
और उसे मजबूरन देखते रहना पड़ा कि कैसे उसका मांस खुद को जोड़ रहा था। ये बेहद दर्दनाक था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर का खून खौलता हुआ गर्म तेल बन गया हो। पसलियों के नीचे एक असहज छटपटाहट महसूस हो रही थी क्योंकि मांसपेशियां और हड्डियां खुद को फिर से व्यवस्थित कर रही थीं। इस बीच सुनहरी चमक और तेज होती गई। आरव ने महसूस किया कि उसका शरीर पुनर्गठित हो गया है और उसकी आत्मा को वापस शरीर के अंदर खींच लिया गया है। तुरंत ही वह सांस लेने के लिए तड़पा और अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। आरव को उम्मीद थी कि उसका शरीर बुरी तरह दर्द करेगा। उसकी मृत्यु से कुछ क्षण पहले का समय उसके जीवन का सबसे दर्दनाक समय था, लेकिन उसे राहत मिली कि उसके शरीर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। जब आरव ने फिर से ऊपर देखा तो उसने सुनहरी रोशनी से ढकी एक महिला को देखा जो उसकी छत के छेद से रात के आकाश से धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। एक पल के लिए वह अवाक रह गया। जिस क्षण उसने उसे देखा वह जान गया कि वह एक स्वर्गीय परी थी, क्योंकि उसके चमकदार सफ़ेद पंख और चमकती चांदी की ढाल उसकी पहचान बता रहे थे। हालांकि यह उसके बारे में सबसे खास बात नहीं थी। आरव की आंखों में वह सुंदरता का शिखर थी, एक दिव्य सत्ता जो पूर्णता से परे थी, बिना किसी दाग वाली चिकनी त्वचा और एक आदर्श शरीर जो न तो बहुत लंबा था न छोटा, न बहुत मोटा न पतला, न बहुत पीला न बहुत सांवला, बस एकदम सटीक। उसकी आंखें दयालु थीं लेकिन उसके चेहरे के भाव ठंडे थे। यह एक ऐसा अंतर था जिसने आरव के नए बने दिल को निराशा से भर दिया जब उसने उसे शालीनता से अपने सामने उतरते देखा। आरव ने सोचा कि वह पक्का मर चुका है और अब फरिश्ते उसके मृत शरीर को स्वर्ग ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। उसने अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी और अपनी आंखें बंद कर लीं। यदि इतनी सुंदर परी उसे लेने आई थी तो वह स्वर्ग जाने के लिए तैयार था। आरव के आधे कामुक और आधे घमंडी चेहरे को देखकर अखिल ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, आरव राजपूत, मैं अखिल हूँ और मैं यहाँ उस कर्ज को चुकाने आई हूँ जो फरिश्ता जाति एंजल रेस पर तुम्हारे बड़े भाई अर्जुन राजपूत का बकाया है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं तुम्हें सिग्मा की शुरुआत से एक दिन पहले के समय में वापस भेज दूंगी और तुम एक रिग्रेसर के रूप में अपना जीवन जियोगे। क्या तुम्हें स्वीकार है? आरव ने कई बार अपना मुंह खोला और बंद किया। आखिरकार स्थिति की वास्तविकता उसके दिमाग में बैठ गई। उसे इस परी ने सिर्फ उसके भाई की वजह से बचाया था और अब वे उसे जीवन का दूसरा मौका दे रहे थे। कुछ देर बाद आरव ने कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? आरव वास्तव में मना नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या उसके पास ऐसा करने की विलासिता है या उसे किसी उच्च शक्ति के दबाव में कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अखिल ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं तुम्हारी यादें मिटाकर तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तुम्हारी जान बचाना भी अर्जुन राजपूत के कर्ज को चुकाने के बराबर माना जाएगा। ये सुनकर आरव का दिल और तेज धकने लगा। उसके अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वह पूरी जिंदगी एक कचरा बनकर रहा था, लेकिन अब उसके पास इसे फिर से शुरू करने और जीने का मौका था। उसे अपनी की गई सभी गलतियों को सुधारने का मौका मिल गया था। उसकी आंखों की धुंधली चमक की जगह एक स्ट्रॉन्ग संकल्प ने ले ली। उसने अखिल की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूँ। एक पल के लिए अखिल भी आरव की आंखों में छिपे स्ट्रॉन्ग विश्वास से प्रभावित हुई। उसके शांत चेहरे पर भावना की एक झलक दिखी, लेकिन वह जल्द ही गायब हो गई। उसने कहा, तुम्हें समय में वापस भेजने से पहले मैं तुम पर एक और एहसान करूंगी, ये दिखाना कि तुम इस बार अपनी और अपने ग्रह की नियति कैसे बदल सकते हो। मैं तुम्हारी बिना की वाली स्थिति और तुम्हारे पिछले जीवन के बारे में सब जानती हूँ और मैं उन भाग्य के धागों को देख सकती हूँ जो तुम्हें बांधते हैं। इसे मेरी तरफ से एक उपहार समझो, क्योंकि तुमने काया बनकर सब कुछ भूलने के बजाय एक योद्धा का रास्ता चुना। आरव ने अखिल के सामने झुककर प्रणाम किया। वह वास्तव में इस परी की उदारता से प्रभावित था और उसने अपने मन में कसम खाई कि यदि वह कभी सक्षम बना तो वह उसकी दयालुता का बदला जरूर चुकाएगा। लेकिन अखिल की एक बात ने उसके मन में लाखों सवाल पैदा कर दिए। उसने पूछा, मेरा भाग्य और मेरे ग्रह का भी भाग्य बदलूं? अखिल ने सिर हिलाया और अपनी हथेलियों को घुमाते हुए उसे आरव की मृत्यु से पागल हुए उसके भाई का एक दृश्य दिखाया। अखिल बोली, तुम्हारी मृत्यु और उसके बच्चों के अपहरण के बाद अर्जुन राजपूत अपनी दयालुता त्याग देता है और आकाशगंगाओं का विनाशक बन जाता है। अगले 2 वर्षों में वह भेदियों के 17 ग्रहों का सफाया कर देता है और अंत में डायमंड सॉवरेन का शिकार बनने से पहले 2 आकाशगंगाओं को नष्ट कर देता है। उसकी मृत्यु के बाद मिल्की वे और पृथ्वी पर अंधेरे की ताकतों का कब्जा हो जाता है। आरव को अपनी छाती में जकन महसूस हुई। पिछले जीवन में उसने जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था वह उसका भाई ही था। उसे पता था कि अगर इस मतलबी दुनिया में कोई उसे निस्वार्थ प्यार करता था
तो वह उसका भाई ही था। अखिल ने आगे कहा, मैं चाहे जो भी भविष्य देखूं, अर्जुन राजपूत की मृत्यु के बाद पृथ्वी का पतन निश्चित है, चाहे तुम जीवित रहो या मरो, क्योंकि उसके बिना ये ग्रह और मानवता सामान्य रूप से काफी दयनीय है। केवल तभी जब तुम अपने भाई से भी आगे निकलने में सक्षम एक मजबूत स्तंभ बनोगे, तुम पृथ्वी को निश्चित विनाश से बचा पाओगे। आरव हकलाते हुए बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं इस नियति को कैसे बदल सकता हूँ? अखिल ने कहा, तुम्हारे इस भाग्य को बदलने की संभावना बहुत कम है। 10 करोड़ संभावनाओं में से तुम्हारी सफलता की संभावना केवल एक है। आरव को ऐसा लगा जैसे उस पर बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उसे एहसास हुआ कि उसके लिए अपनी नियति बदलना कितना कठिन होने वाला है। अखिल ने जारी रखा, हालांकि उन सभी संभावनाओं में जहां तुम अच्छा प्रदर्शन करते हो और जहां तुम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो, तुम्हारी सफलता की 3 कुंजियां हैं। मैं तुम्हें ये 3 दृश्य दिखाऊंगी और उसके बाद तुम अतीत में पुनर्जन्म लोगे और यह जीवन सिर्फ एक याद बन जाएगा। आरव तुरंत चिल्लाया, नहीं रुको। अखिल चौंक गई और उसकी आंखें थोड़ी फैल गईं। आरव ने उसकी आंखों में देखा और उसके गालों पर गहरी लाली छा गई। उसने कहा, मैं आपसे दोबारा संपर्क कैसे करूंगा? क्या आप मुझे दूसरी टाइम लाइन में भूल नहीं जाएंगी? मैं सक्षम होने पर आपकी दयालुता का बदला चुकाना चाहता हूँ। अखिल जोर से हंसना चाहती थी, और जहां वह मन ही मन ऐसा कर रही थी, बाहर से वह पहले की तरह ही भावहीन बनी रही। उसे आरव का रवैया बहुत प्यारा और मासूम लगा, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकती थी। इसलिए एक गंभीर चेहरे के साथ उसने उसकी ओर एक पेंडेंट फेंका। यदि ये तुम्हारे पास है, तो चाहे कोई भी समरेखा हो, मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरे चुने हुए लोगों में से एक हो। आरव ने 2 पंखों वाले फरिश्ते के आकार के उस चिकने हरे पेंडेंट को देखा और उसे गले में पहनने से पहले उसे चूमा। इस बार अखिल के होठों से एक छोटी सी मुस्कान निकल गई और उसने उत्साहपूर्ण स्वर में कहा, मिलते हैं दूसरी तरफ। एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी ने आरव के शरीर को ढक लिया और उसके दिमाग में 3 दृश्य दिखाए गए। पहला दृश्य, आरव ने एक लड़की का सपना देखा जो अंधेरी गलियों में भाग रही थी। उसके हाथों में 2 खूनी खंजर थे और उसकी अंबर रंग की आंखों में एक कातिलाना चमक थी। तभी उसके मन में एक आवाज फुसफुसाई, इसे बचाओ। दूसरा दृश्य, आरव ने एक देवता को देखा जो आग की लपटों से घिरा हुआ था और अपनी आग का उपयोग करके एक ग्रह के कोर केंद्र को फाड़ रहा था। वर्षों बाद आरव ने उसी देवता को देखा जब उसके ही भाइयों ने उसे मार डाला था। उसकी आत्मा एक हथियार में बदल गई और ब्रह्मांड में बिखरने से पहले 3 टुकड़ों में टूट गई। आवाज ने उसे 3 टुकड़े दिखाए और कहा, इसे प्राप्त करो। तीसरा दृश्य, आरव ने खुद को एक राजगद्दी पर बैठा देखा, जिसकी आंखें लाल नीली रेड अजूर थीं और चेहरा पीला सफेद था। जब वह मुस्कुराया तो उसने वैम्पायर पिशाच जाति के स्पष्ट नुकीले दांत देखे और 1005 के वैम्पायर उसके सामने घुटनों के बल झुके हुए थे। उनकी सामूहिक आवाज कह रही थी, राजा दीर्घायु हूँ। जैसे ही ये 3 दृश्य समाप्त हुए, आरव झटके से जाग गया और उसने खुद को अपने पुराने बिस्तर पर पाया। वह अपने 17 साल के शरीर में वापस आ गया था। उसके पिछले जीवन की एकमात्र स्मृति और प्रमाण उसके गले में लटका वह हरे पंखों वाला पेंडेंट था। आरव का पुनर्जन्म हो चुका था। 14 जून 2111 पृथ्वी। बीप 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 बीप। आरव अपने बिस्तर के किनारे बैठा था, अपनी तेज धड़कनों को महसूस कर रहा था। तभी उसे अपनी जेब में अपने पुराने मोबाइल फोन की थरथराहट सुनाई दी। दिया का कॉल। उस नाम को देखकर एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हुईं, फिर उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और धड़कन सामान्य हो गई। सही है, इस समय मैं अभी भी उस कमीनी को डेट कर रहा हूँ। वह उसकी पूर्व प्रेमिका दिया थी, वह लड़की जिसने आरव के पिछले जीवन में उसे पूरी तरह से नियंत्रित किया और उसके आत्मविश्वास को नष्ट कर दिया था। वह उसके पतन के सबसे बड़े कारणों में से एक थी। आरव ने बिना किसी परवाह के कॉल काट दिया। एक छोटी सी याद ने उसे उस दर्दनाक अतीत की याद दिला दी। उसने दिया को तब डेट करना शुरू किया था जब वह सिर्फ 17 साल का था, जबकि दिया उस समय 22 साल की थी। उनका रिश्ता 9 महीने से ज्यादा चला और उन्होंने काफी समय साथ बिताया। दिया ने धीरे धीरे आरव को यह विश्वास दिलाने के लिए बहलाया कि उसका भाई वास्तव में उसे आगे बढ़ने से रोक रहा है और उसे वास्तव में शक्तिशाली बनने के लिए अपने परिवार को छोड़ना होगा। उसने उससे वादा किया था कि वे कभी अलग नहीं होंगे और वह उसे दिल से प्यार करती है। लेकिन ये सब एक बदसूरत दिखावा और एक शातिर झूठ था। जब तक वह पृथ्वी का चुना हुआ योद्धा था, वह उसके कानों में मीठी बातें भरती थी और उसे एक राजा जैसा महसूस कराती थी। लेकिन जिस दिन उसकी साख गिरी, उसी दिन उसने एक बेहतर भविष्य पैसे वाले लड़के के लिए उसे बेरहमी से छोड़ दिया।
आरव को आज भी याद था कि एक रेटिंग वाले भानु गुप्ता से लड़ाई हारने के बाद वह उदास होकर घर लौटा था, जहां उसने दिया को अपने ही बिस्तर पर भानु को चूमते हुए पाया। उसे देखते हुए भानु ने मजाक उड़ाया था, यू लूजर, तुम्हारी बंदी अब मेरी है। दिया ने उसकी ओर देखा तो था, लेकिन उसकी आंखों में आरव के लिए घृणा और घिन थी। उसने आरव को दूसरी बार देखना भी जरूरी नहीं समझा, ब्रेकअप का कारण बताना तो दूर की बात थी। उस दिन के बाद से आरव उन दोनों से नफरत करता था। जैसे जैसे आरव का जीवन और करियर गिरता गया, भानु मानवता की युवा पीढ़ी का सितारा बनता गया। आरव के लिए उसका उदय देखना कष्टकारी था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखते हुए उसे एक अजीब संतुष्टि मिली कि इस समयरेखा में अभी वह सब नहीं हुआ है। इस बार उसके पास दिया को छोड़ने का मौका था, न कि दिया के पास उसे। आरव को इस जीवन में बहुत सी गलतियां सुधारनी थीं, और वे दोनों उसके सबसे गंभीर अपराधी भी नहीं थे। वास्तव में आरव के बड़े लक्ष्यों की तुलना में वे दोनों इतने तुच्छ थे कि उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता था। जैसे ही यह विचार आरव के तार्किक दिमाग में आया, उसके दिमाग के किसी अंधेरे हिस्से में कुछ टूटा और उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मेरे पास हासिल करने के लिए बड़े लक्ष्य हैं और मैं तुच्छता बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने अतीत में मेरे साथ गलत किया है। इस बार मैं पिछले और वर्तमान के सभी ऋण पूरी तरह चुकाऊंगा। दयालुता 10 गुना, धोखा 1000 गुना। आरव खड़ा हुआ और आईने में खुद को देखा। वह लगभग भूल ही गया था कि कभी उसके पास यह अविश्वसनीय रूप से दुबला और मांसल शरीर था, जो ऐसा लगता था जैसे किसी कलाकार ने तराशा हो। सुंदर, आरव ने मुस्कुराते हुए खुद को देखकर कहा। अब वह अच्छी बनावट और लुक्स की असली कीमत समझ सकता था। पिछले जीवन में जब उसने अपना आकर्षण खो दिया था, तो उसके आत्मविश्वास में भी भारी गिरावट आई थी। हालांकि लुक्स ही सब कुछ नहीं होते, लेकिन अच्छे लुक्स निश्चित रूप से इंसान को अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। आरव ने अपने गले में लटके हरे पंखों वाले फरिश्ते के ताबीज को देखा, उसे कसकर पका और आंखें बंद कर लीं। अखिल द्वारा दिखाए गए तीनों दृश्य उसके दिमाग में साफ छप गए थे। जैसे ही पुनर्जन्म की भावनाएं शांत हुईं, आरव को स्पष्टता मिली कि उसे तुरंत क्या हासिल करना है और आगे का रास्ता कैसे चुनना है। आरव ने एक कागज और कलम उठाए, क्योंकि अब वह डिजिटल उपकरणों पर भरोसा नहीं करता था, और अपने पिछले जीवन की सभी महत्वपूर्ण यादों को तेजी से लिखना शुरू कर दिया, ताकि बाद में वे धुंधली न हो जाएं। 2 घंटे तक वह महत्वपूर्ण पात्रों, सूचनाओं और भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं के बारे में लिखता रहा। जब वह लिख चुका, तो उसने शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपने पहले चरण की योजना बनाई। चूंकि उसे पता नहीं था कि अखिल द्वारा दिखाए गए हथियार या महिला को कहाँ ढूंढना है, इसलिए उसे पहले जानकारी जुटाने का तरीका खोजना था। फिलहाल वह अकेला था। अपने पिछले जीवन में आरव ने 19 साल की उम्र तक ग्रैंड यूनिवर्सिटी फॉर नरिशमेंट ऑफ यंग टैलेंट्स के बारे में नहीं सुना था, और तब तक वह प्रवेश की आयु सीमा पार कर चुका था। वह विश्वविद्यालय सीखने और बनने के लिए एक सुरक्षित जगह थी। वहां प्रवेश लेने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि स्नातक होने पर वह यूनिवर्सल क्वीन द्वारा किए गए अपने मूल्यांकन को गुप्त रख सकता था। वहां वह बेहतरीन संसाधनों और लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता था और उस सार्वजनिक अपमान से बच सकता था जो उसने पिछले जीवन में सहा था, जब क्वीन ने उसे F रेटिंग वाला बिना क्यूई का कचरा घोषित किया था। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा के विपरीत, जहां कोई शुरुआत से ही अपनी क्लास चुन सकता था, यूनिवर्सल गेम सिग्मा में जब कोई व्यक्ति लेवल 30 पर पहुंचता है, तो यूनिवर्सल क्वीन उसका मूल्यांकन करती है और उसे F से SSS तक की रेटिंग देती है। रेटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कम रेटिंग वालों के लिए केवल कुछ ही करियर विकल्प उपलब्ध थे, जबकि उच्च रेटिंग वाले विशिष्ट क्लास चुनकर भीड़ से आगे निकल सकते थे। F रेटिंग वाले आरव के पास केवल 5 विकल्प थे, जिनमें पैदल सैनिक और सड़क सफाईकर्मी सबसे आकर्षक थे। इसी कारण आरव को सैनिक बनना पड़ा और दुनिया की बेइज्जती सहनी पड़ी। हालांकि आरव अभी अपनी बिना क्यूई वाली स्थिति को नहीं बदल सकता था, लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय में उसकी रेटिंग निजी रखी जाती, जिससे उसकी गरिमा बची रहती। विश्वविद्यालय में प्रवेश के मानदंड सरल थे। 1. किसी भी जाति का व्यक्ति प्रवेश ले सकता है, बशर्ते वह लाइट गुड का हो। 2. कोई प्रवेश परीक्षा नहीं थी, जो फीस दे सकता था वह प्रवेश ले सकता था। 3. व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए मानव जाति के लिए। आरव इन सभी मानदंडों को पूरा करता था, लेकिन समस्या ये थी कि फीस बहुत ज्यादा थी, 1,10,00,000 यूनिवर्सल गोल्ड प्रति सेमेस्टर। तुलना के लिए, आरव का सरकारी नौकरी का पूरे साल का वेतन केवल 25,000 गोल्ड था।
पहली जागृति के शुरुआती दौर में शायद पूरी मानव जाति के पास मिलाकर भी 10 लाख गोल्ड नहीं होता। अगस्त में आरव का जन्मदिन आने वाला था, यानी सेमेस्टर शुरू होने से पहले उसके पास पैसे जुटाने के लिए लगभग 45 दिन थे। एक सामान्य इंसान के लिए यह असंभव होता, लेकिन शुक्र है कि आरव एक रिग्रेसर था। भविष्य के ज्ञान के साथ वह जानता था कि पैसे कैसे कमाने हैं। उसे जल्दी काम करना था क्योंकि आज ट्यूटोरियल का आखिरी दिन था। उत्साहित आरव ने जल्दी से अपना पुराना वीआर पॉड ढूंढा और आखिरी बार ट्यूटोरियल गेम ओमेगा में लॉग इन किया। आपके लिए अगला कदम। आरव अब गेम ओमेगा में प्रवेश कर चुका है। एप 5 सिग्मा का एक रहस्य था जिसे इस समय आरव के अलावा कोई नहीं जानता था। जहां आम धारणा ये थी कि ट्यूटोरियल गेम ओमेगा से कोई भी वस्तु वास्तविक दुनिया में नहीं ले जाई जा सकती, ये नियम वास्तव में उन डिवाइन वस्तुओं पर लागू नहीं होता था जो व्यक्तियों से बंधी थीं। ऐसी वस्तुओं को यूनिवर्सल क्वीन द्वारा व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता माना जाता था और उन्हें वास्तविक दुनिया में ले जाने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए क्वीन उनकी शक्ति कम कर देती थी। पिछली समय रेखा में उसके भाई जैसे केवल कुछ ही शीर्ष खिलाड़ी ओमेगा से बाहर वस्तुएं लाने में सक्षम थे, और वह भी केवल भाग्य के कारण, क्योंकि खेल समाप्त होने पर वे वस्तुएं उनके पास थीं। हालांकि इस रहस्य को पहले से जानने के कारण आरव के पास जीवन भर का एक सुनहरा अवसर था। चूंकि ओमेगा में यह आखिरी दिन था, खिलाड़ी अपनी बेशकीमती चीजों को बेहद सस्ते दामों पर बेच रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वे इन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। आरव का लक्ष्य या तो एक डिवाइन ग्रेड हथियार या एक डिवाइन ग्रेड पोशन प्राप्त करना था। यूनिवर्सल क्वीन वास्तविक दुनिया में ले जाते समय निश्चित रूप से इसकी गुणवत्ता घटाकर एडवांस्ड या हाई ग्रेड कर देती, फिर भी एक हाई ग्रेड पोशन कम से कम 5 लाख गोल्ड में बिकता था, जबकि एडवांस पोशन 10 लाख 1 मिलियन गोल्ड में। यदि आरव इन्हें सफलतापूर्वक बेच देता तो वह आसानी से विश्वविद्यालय की फीस जुटा सकता था। पर्पल हेज सिटी में लॉग इन करने के बाद आरव को एक पल के लिए पुरानी यादों ने घेर लिया। 1 दशक से भी अधिक समय हो गया था जब वह इस शहर में आज़ादी से घूमा था। यदि स्थिति सामान्य होती तो वह यादों को ताज़ा करना पसंद करता, लेकिन अभी उसके पास विलासिता का समय नहीं था। आरव तुरंत ऑक्शन हाउस नीलामी घर की ओर भागा। वह काउंटर पर एक एल्फ रिसेप्शनिस्ट को देखकर चौंक गया। आरव, वह एक एनपीसी है, यह अभी भी एक खेल है। आरव को खुद को याद दिलाना पड़ा। उसने थूक निगलते हुए कहा, नमस्ते, क्या मैं आपके पास उपलब्ध सभी डिवाइन वस्तुओं की सूची देख सकता हूँ? एल्फ रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से सर, लेकिन एपिक ग्रेड से ऊपर की वस्तुएं केवल वीआईपी ग्राहकों को बेची जाती हैं। मुझे आपका वीआईपी कार्ड देखना होगा, अन्यथा आपको हमारी एपिक वस्तुओं की लंबी सूची में से चुनना होगा। आरव ने अपना माथा ठोक लिया। वह इस नियम को भूल गया था। उसने जल्दी से अपनी इन्वेंट्री देखी और अपना ट्रू एलीट गिल्ड टोकन निकाला। ट्रू एलीट उसके भाई का गिल्ड था और वह इस साम्राज्य और इस शहर का मालिक था। वे न केवल शहर का प्रबंधन और सेना संभालते थे, बल्कि नीलामी घर जैसे संस्थान भी चलाते थे। जैसे ही आरव ने गिल्ड टोकन दिखाया, रिसेप्शनिस्ट का व्यवहार सम्मानजनक हो गया और उसने तुरंत डिवाइन वस्तुओं की सूची प्रदान की। 1. फॉई ग्रास डिवाइन रपेओ की मात्रा व पेया की मात्रा मैरियान बत्तख के जिगर से एकत्रित दिव्य व्यंजन बनाने के लिए। 2. ब्लू स्पॉट फ्लावर डिवाइन उच्च गुणवत्ता वाले स्टेमिना पोषण के लिए आवश्यक। 3. रेड स्पॉट फ्लावर डिवाइन हाई ग्रेड कीवी पोषण के लिए आवश्यक। आरव ने सूची देखी और उसका चेहरा उतर गया। वहां कोई हथियार या पोषण नहीं थे, केवल रॉ मटेरियल्स था। आरव ने आखिरी दिन की सेल का गलत अंदाजा लगा लिया था। लेजेंडरी ग्रेड से नीचे की चीजें तो कचरे की तरह बिक रही थीं, लेकिन उससे ऊपर की चीजें खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत से पाई थीं, जिन्हें वे थोड़े से पैसे के लिए नहीं छोड़ना चाहते थे। आरव ने इन गेम समय देखा। ओमेगा बंद होने में केवल 50 मिनट बचे थे। यदि वह दौड़ता तो वह वनाहेम जाकर वहां के नीलामी घर में किस्मत आजमा सकता था, लेकिन यदि वह भी विफल रहता तो वह यहाँ वापस आकर ये चीजें भी नहीं खरीद पाता। आरव ने दांत पीसे और फैसला किया कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे, हाथ आई चीज को छोना जोखिम भरा है। उसने यहीं से कच्चा माल खरीदने का फैसला किया। मैं 3 ब्लू स्पॉट फ्लावर, 3 रेड स्पॉट फ्लावर और 1 फॉई ग्रास खरीदना चाहता हूँ, आरव ने अपने पैसों का हिसाब लगाकर कहा। उसने जल्दी से पैसे ट्रांसफर किए और उन्हें खरीद लिया। क्या आपके पास आइटम बाइंडिंग मटेरियल है? आरव ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। मुझे साथ दे दीजिए।
आरव के पास उन सभी बाइंडिंग को खरीदने के लिए पैसे कम पड़ गए थे जितना उसने सोचा था। स्थिति उससे कहीं ज्यादा कठिन निकल रही थी। मजबूरन उसे अपनी इन्वेंट्री का लगभग हर सामान बेचना पड़ा। वे हथियार जिन्हें उसने खुद गढ़ा था, वे औषधियां जिन्हें तैयार करने में घंटों लगे थे, और वे कीमती लूट जिन पर उसका खास अधिकार था। ये सब त्यागने के बाद ही जाकर वह 7 बाइंडिंग हासिल कर पाया। ओमेगा में मौत का डर हमेशा उसके सिर पर मंडराता था। यहाँ मरने का मतलब सिर्फ फिर से जन्म लेना नहीं था, बल्कि अपनी मेहनत से इकट्ठा किया हर संसाधन खो देने का जोखिम उठाना भी था। इसीलिए कच्चे माल को बाइंड करना जरूरी था ताकि वे वास्तविक दुनिया में भी सुरक्षित रह सकें। आरव ने तेजी से सब कुछ बांधा। उसकी उंगलियां थकान के बावजूद रुकने को तैयार नहीं थीं। जब वह खत्म हुआ तब उसने घड़ी देखी, सिर्फ 5 मिनट। पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाले बदलाव से पहले के अंतिम 5 मिनट। वह शांत सड़क पर बैठ गया, अपनी पीठ दीवार से टिकाते हुए। ऊपर पर्पल हेज सिटी का साफ और थोड़ा सा धुंधला आसमान था, जैसे आने वाले तूफान से पहले की अंतिम शांति। इन 5 मिनटों के बाद दुनिया वैसी नहीं रहने वाली थी। 6 अरब से ज्यादा इंसान मरने वाले थे, सभ्यताएं ढहने वाली थीं, नियम फिर से लिखे जाने वाले थे। इसे पहली जागृति कहा जाता था, एक ऐसा क्षण जिसने पिछली टाइमलाइन में आरव को भय और उत्साह दोनों दिया था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी, जानकार मुस्कान थी। ट्यूटोरियल अब समाप्त हो रहा है। आपके ग्रह और मेरा स्वामित्व यूनिवर्सल क्वीन द्वारा नंबर 1 खिलाड़ी शकुनी वोन नाइट को देने का निर्णय लिया गया है। सभी खिलाड़ियों को अब ट्यूटोरियल से लॉग आउट कर दिया जाएगा। हम आप सभी को सिग्मा में फिर से देखने की आशा करते हैं। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। खेल अब सचमुच शुरू होने वाला था। जब आरव अपने वीआर पॉड में ओमेगा खेल रहा था, प्रथम जागरण फर्स्ट अवेकनिंग में अब कुछ ही घंटे शेष थे और अर्जुन को उम्मीद थी कि जब क्यूई बैरियर आखिरकार खुलेगा तो इस ग्रह के लिए एक भीषण युद्ध होगा। हालांकि पिछले कुछ महीनों से आरव की प्रेमिका के कारण दोनों भाइयों के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, फिर भी अर्जुन ने मानवता की भलाई के लिए युद्ध पर जाने से पहले अपने छोटे भाई से मिलने का फैसला किया। पत्नी की मृत्यु और अस्पताल के इन्फर्मरी में अपने 2 नवजात शिशुओं को छोड़कर आना अर्जुन के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत कठिन समय था। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसे तनावपूर्ण समय में अर्जुन ने अपने भाई के साथ सब कुछ ठीक करने का निर्णय लिया। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उसे फिर कभी मौका न मिले। खट खट आरव, अर्जुन ने एक रौबदार आवाज में कहा। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसके लहजे में आरव के प्रति उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो अर्जुन ने आरव के कमरे में प्रवेश करने का फैसला किया। हालांकि कमरा बंद था, लेकिन अर्जुन की शक्ति इस समय अलौकिक स्तर को पार कर चुकी थी। जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, पूरा लॉक सिस्टम उख गया और वह आसानी से कमरे में दाखिल हो गया। अर्जुन ने देखा कि आरव के फुल डाइव वीआर पॉड पर परिचित नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जिसका मतलब था कि वह इस समय ओमेगा हिल रहा था। अर्जुन ने ठंडी आह भरी। प्रथम जागरण से ठीक एक दिन पहले उसे उम्मीद थी कि आरव परिवार के साथ कुछ समय बिताएगा। उसने आरव को गेम से लॉग आउट करने और उससे मिलने का संदेश भेजने के बारे में सोचा, लेकिन फोन उठाते ही वह बीच में ही रुक गया। उसका अहंकार उसकी भावनाओं के आड़े आ रहा था। इधर उधर देखते हुए अर्जुन को आरव की मेज पर एक नोटबुक पड़ी दिखी, इसलिए उसने एक पुराने जमाने का कागजी नोट छोड़ने का फैसला किया। अभी भी किताबों का इस्तेमाल करते हो आरव? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। 22वीं सदी में पेन और कागज अतीत के अवशेष बन चुके थे। बहुत कम लोग इनका खर्च उठा सकते थे या उन्हें सही ढंग से उपयोग करने का ज्ञान था। अर्जुन ने खुद आरव को बचपन में इनका उपयोग करना सिखाया था और उसे महत्वपूर्ण पासवर्ड और जानकारी भौतिक रूप से ऑफलाइन रखने का महत्व समझाया था ताकि उसे हैक न किया जा सके। अपने भाई को वह बुक सेट इस्तेमाल करते देख उसे बहुत गर्व और खुशी हुई, जो उसने उसे 14वें जन्मदिन पर उपहार में दिया था। पेन उठाते ही अर्जुन ने उत्सुकतावश उन पन्नों को पलटना शुरू किया जो आरव ने आज से पहले लिखे थे। हालांकि जैसे ही उसने तारीखें और लिखी हुई घटनाएं देखी, उसकी मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और चेहरा गंभीर हो गया। उसने घटनाओं और आरव की व्याख्याओं का बेहद सावधानी से अध्ययन किया और अपने उन्नत मस्तिष्क में हर विस्तार को याद कर लिया। अर्जुन ने कहा, चिट्ठी, इन नोट्स को देखने का अपना सारा रिकॉर्ड अभी डिलीट कर दो। जी मास्टर अर्जुन। अर्जुन की व्यक्तिगत आई चिट्ठी ने जवाब दिया। अर्जुन की सांसें अनियंत्रित होने लगी। जब वह आरव के कमरे से बाहर निकला तो वह खुद को कोस रहा था कि उसने गलती से दरवाजा तोड़ दिया था। एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते
उसने कुछ कॉल किए और 15 मिनट के भीतर कर्मचारी उसके घर पहुंच गए। उन्होंने आरव के दरवाजे को इतनी सावधानी से ठीक किया और सफाई की जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर अर्जुन भारी मन और हृदय के साथ आगामी युद्ध की ओर निकल पड़ा। पुनर्जन्म से मिलने वाले श्राप और वरदान को अर्जुन से बेहतर कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह खुद भी एक रीइंकार्नेटर था। उसे साल 2109 से वापस साल 2100 में भेजा गया था, ट्यूटोरियल ओमेगा शुरू होने से ठीक एक दिन पहले। उसका भविष्य का ज्ञान 1 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। जब उसका पुनर्जन्म हुआ था, उसे नहीं पता था कि ओमेगा सिर्फ एक ट्यूटोरियल था या भविष्य में सिग्मा नाम का एक नया ब्रह्मांडीय खेल आने वाला है। लेकिन अब गलती से आरव के नोट्स बने के कारण उसके पास फिर से भविष्य की घटनाओं को जानने का चीट कोड आ गया था। अर्जुन ने भविष्य में होने वाली कई विचलित करने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ा और वह विशेष रूप से इस टिप्पणी से हिल गया था, बड़े भाई भीम और मीरा को बचाना है। सकारात्मक पक्ष ये था कि अर्जुन अब जानता था कि आरव उसका सगा भाई है जो उसे कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन नकारात्मक पक्ष ये था कि भविष्य में उसकी अर्जुन की मृत्यु होने वाली थी। अर्जुन इस ज्ञान का उपयोग अपनी नियति बदलने के लिए कर सकता था, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद उसने संकल्प लिया कि वह कभी भी इसका उपयोग इस तरह नहीं करेगा जिससे कोई बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हो। वह एक बार पुनर्जन्म लेकर अपना जीवन जी चुका था और उसे गौरव पाने का मौका मिल चुका था। अब यह आरव का समय था और अर्जुन अपने भाई से उसके अवसर नहीं छीनना चाहता था। भले ही आरव को अभी पता नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में आने वाले वर्षों के लिए अपने सबसे बड़े समर्थक का साथ सुरक्षित कर लिया था। उसी समय ब्रह्मांड में कहीं और अखिल पृथ्वी पर हो रहे घटनाक्रमों को देख मुस्कुराए। उसने आरव को पुनर्जन्म देने और उसे रास्ता दिखाने के लिए न केवल अपनी डिवाइन एसेंस खर्च की थी, बल्कि उसने नियति के साथ छेड़छाड़ भी की थी ताकि आरव अपने नोट्स लिखे और अर्जुन उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इसके साथ उसने न केवल आरव को एक ऐसा समर्थक दिया जिस पर वह बिना असफल होने के डर के भरोसा कर सके, बल्कि उसने अर्जुन राजपूत की नियति भी बदल दी, जिसका एंजल रेस पर बहुत बड़ा कर्ज था। अब हमारा हिसाब बराबर हुआ अर्जुन राजपूत, अपने भविष्य के साहसिक कार्यों का ध्यान रखना। रही बात तुम्हारी आरव, तो मैं नजर रखूंगी कि तुम्हारा भविष्य कैसा आकार लेता है। मैं इसे लेकर बहुत उत्सुक हूँ। जावस मास्टर, क्या आपको पता है कि खुद से बात करना मनोवैज्ञानिक विकार का लक्षण माना जाता है? अगर काउंसिल को पता चला तो आपको आर्कएंजल के पद से हटाया जा सकता है। आपको एक शालीन महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए और गरिमा के साथ। चुप रहो नेमेसिस, वरना मैं तुम्हें अजरोथ से बदल दूंगी, अखिल ने अपनी आई की टिप्पणियों से चिका जवाब दिया। नेमेसिस ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि वह अपने मालिक का क्रोध मोल नहीं लेना चाहती थी। 15 जून 2110। एरर 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 एरर, विषय जागृत लोगों में से नहीं है और उसकी कोई इन्वेंट्री नहीं है। एरर एरर, मानवता के लिए प्रथम जागृति का समय आ गया है। सभी खिलाड़ियों को लॉग आउट करना होगा। एरर, अवितरित पुरस्कार समाधान के लिए यूनिवर्सल क्वीन को निर्देशित किया जा रहा है। 5 4 3 2 1, व्यक्तिगत इन्वेंट्री बनाई गई, स्थिति का समाधान हुआ, वस्तुएं जमा की गईं। ब्लू स्पॉट फ्लावर गुना 3000 डार्क गोल्ड, रेड स्पॉट फ्लावर गुना 3000 डार्क गोल्ड, फॉल ग्रास गुना 1000 एपिक नष्ट होने योग्य। खिलाड़ी को लॉग आउट किया जा रहा है। आरव ओमेगा से लॉग आउट हो गया और अपने वीआर पॉड के खाली अंधेरे को घूरते हुए सोचने लगा कि क्या वह आखिरी सिस्टम नोटिफिकेशन कोई गलती थी या सच में उसे उसके द्वारा ऑर्डर की गई वस्तुओं से 1000 गुना ज्यादा सामान मिल गया था। आरव अपने पॉड से बाहर निकला और अपनी इन्वेंट्री चेक करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक आदिम आवाज पूरी पृथ्वी पर गूंज उठी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसे आरव अपने पिछले जीवन से बहुत अच्छी तरह पहचानता था, यूनिवर्सल क्वीन की आवाज। पृथ्वी ग्रह के मनुष्यों, एक आदिम ग्रह की स्थिति से स्नातक होकर ब्रह्मांड में शामिल होने के योग्य बनने के लिए आप सभी को बधाई। मुझे यूनिवर्सल आई या यूनिवर्सल क्वीन कहा जाता है। मैं एक सचेत सत्ता हूं जो ब्रह्मांड के नियम कानून को नियंत्रित करती है और वैश्विक शांति बनाए रखती है। अब आप सभी के दाहिने हाथ पर एक चमकता हुआ टैटू बनाया जाएगा जो आपकी नई पहचान बनेगा। आप सभी ग्रह #2047 के मानव हैं, और जब तक आप टियर 1 तक पहुंचकर कोई क्लास और मूल्यांकन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ब्रह्मांड में यही आपकी एकमात्र पहचान होगी। मैंने इस ग्रह के हर सचेत जीवन के साथ बिना दर्द के खुद को एकीकृत कर लिया है और आपके स्थानीय ग्रह AI चिट्ठी से परामर्श करने के बाद मैंने तय किया है कि आप अपना स्टेटस बार देखने के लिए, शो सिस्टम स्क्रीन और यूनिवर्सल गेम में प्रवेश करने के लिए
लॉग इनटू सिग्मा कोड शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। कृपया इन कोड शब्दों को याद रखें क्योंकि ये केवल आपके ग्रह के लिए अद्वितीय होंगे। आज से इस ग्रह पर पैदा होने वाले हर मानव को 16 वर्ष की आयु में मुझ में एकीकृत किया जाएगा। आपके संदर्भ के लिए आपके ग्रह की स्थिति यहाँ है। ग्रह कोड H2047। वर्तमान संबद्धता कोई नहीं। वर्तमान चुना गया नेता शकुनी वो नाइट उर्फ अर्जुन राजपूत। वर्तमान जनसंख्या 16.1 अरब। साधक कल्टिवेटर्स 76 मिलियन। आज 104वें ब्रह्मांडीय वर्ष के 71वें दिन मैं आप सभी का ब्रह्मांडीय मंच सिग्मा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। वह यूनिवर्सल आई यानी रानी बोल रही थी। आरव के पूरे वयस्क जीवन में यह एकमात्र समय था जब उसने रानी को सीधे बोलते सुना था। खैर, तकनीकी रूप से दूसरी बार, क्योंकि उसने अपने पिछले जीवन में भी यही भाषण सुना था। H2047 यानी मानव ग्रह संख्या 2047, यही पृथ्वी को दी गई पहचान थी। मनुष्यों का ये विचार कि वे ब्रह्मांड में अकेले सचेत जीव हैं, अब हास्यास्पद लग रहा था। ब्रह्मांड में मनुष्यों के रहने वाले 2047 ग्रह थे और कई अन्य ऐसे भी थे जो अभी तक रानी के साथ एकीकृत नहीं हुए थे। आरव के दाहिने हाथ पर एक चमकता हुआ टैटू उभरा और उसने एक जटिल रूनिक पैटर्न का रूप ले लिया, जो किसी तीसरे व्यक्ति को एक सुंदर समोन टैटू जैसा दिखता। ये यूनिवर्सल क्वीन का निशान था और शरीर पर इसे अंकित करने से व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत इन्वेंट्री और सिग्मा तक पहुंच प्राप्त हो जाती थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, शो सिस्टम स्क्रीन। उसकी आंखों के सामने एक नीला डिस्प्ले खुला जिस पर लिखा था, नाम अनाम पहचान ग्रह H2047 का मानव। क्लास कोई नहीं। क्षमताएं बॉल क्रशिंग विशेषज्ञ। धन कोई नहीं। इन्वेंट्री ब्लू स्पॉट फ्लावर गुना 3000 डार्क गोल्ड, रेड स्पॉट फ्लावर गुना 3000 डार्क गोल्ड, फॉइल ग्रास गुना 1000 एपिक। सिस्टम स्क्रीन देखकर आरव मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि कोई तकनीकी खराबी ग्लिच हुई थी जिसने उसे वास्तव में खरीदी गई वस्तुओं का 1000 गुना पुरस्कार दे दिया था। यह आरव के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि अब उसे विश्वविद्यालय की फीस के लिए सोना गोल्ड जुटाने की उम्मीद जगी थी। खिड़की की ओर चलते हुए आरव ने अपने घर के बाहर झांका। वह देख सकता था कि दिन का आसमान टुकड़ों में फट रहा था क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड का सब्ज फैब्रिक बदल रहा था। सुबह का वह उज्ज्वल आकाश जिसमें सूर्य के अलावा कोई तारा नहीं दिखता था, अब लुभावने ब्रह्मांडीय दृश्यों से भर गया था। पहली बार मानव जाति वास्तव में मिल्की वे गैलेक्सी के साथ जुड़ गई थी, जिसमें अनगिनत सितारों और नेबुला ने दिन के आकाश को भी रोशन कर दिया था। सौर मंडल से क्यूई को दूर रखने वाली बाधा के हटते ही क्यूई को पृथ्वी में बाढ़ की तरह आने में 17.5 मिनट लगे और भयानक आपदाएं आने लगीं। ब्रह्मांडीय विकिरण और क्यूई के अनियंत्रित प्रवाह ने पृथ्वी को अस्थिर कर दिया। पृथ्वी की हर वह प्रजाति जो क्यूई के प्रवाह के अनुकूल नहीं थी, उनकी त्वचा में जलन और चुभन महसूस होने लगी और वे दर्द से कराहने लगे। आरव को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में आग लगी हो। पिछले जीवन में ये दर्द असहनीय था और उसे लगा था कि वह मर जाएगा, लेकिन भेड़ियों द्वारा अपने शरीर के अंग अलग होते देखने के बाद ये दर्द उसे बहुत मामूली लगा। ट्यूटोरियल गेम ओमेगा का उद्देश्य ही मनुष्यों को क्यूई के इसी प्रवाह के अनुकूल बनाना था। जो खिलाड़ी ओमेगा के माध्यम से क्यूई का उपयोग करना सीख चुके थे, वे बिना किसी समस्या के प्रथम जागृति को झेल सकते थे। दुनिया भर में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और जानवरों का पागल होना आम दृश्य बन गया था। हर एक मिनट में एक नया झटका उस इमारत को हिला देता जिसमें आरव रहता था। प्रलय आ चुका था। हालांकि मनुष्य पिछले 12 महीनों से इसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज 60% मानव आबादी और अनगिनत पेड़ पौधे और जानवर दुनिया से मिटने वाले थे। पिछली बार की तरह ही 20 मिनट के बाद दर्द कम हो गया और आरव बेहतर महसूस करने लगा। उसने 20 विशाल युद्धपोतों को ग्रह पर उतरते देखा, जिनमें से प्रत्येक का आकार दिल्ली जितना बड़ा था। वे विभिन्न गुट थे जो पृथ्वी पर अपना दावा करने आए थे। हालांकि उन्हें कम ही अंदाजा था कि पृथ्वी जैसे नौसिखिया ग्रह की रक्षा अर्जुन राजपूत नाम का एक योद्धा कर रहा था। पिछली बार आरव इस लड़ाई में अर्जुन की जान के लिए डरा हुआ था, लेकिन इस बार वह जानता था कि उसका भाई इन कमजोरों की पहुंच से बाहर है और पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। जब उसने अपने भाई द्वारा पिछले वर्षों में किए गए कारनामों के बारे में सोचा, तो उसकी मृत्यु के परिणामों को सोचकर ही आरव की रूह कांप गई। सीधे शब्दों में कहें तो उसके बिना पृथ्वी का विनाश निश्चित था। आज मानवता के लिए निस्संदेह एक काला दिन था। आरव की याददाश्त के अनुसार आज पृथ्वी की 16.1 अरब आबादी घटकर केवल 6.4 अरब रह जाएगी। आज वही दिन था जब उसका भाई अपनी पत्नी अदिति को खो देगा,
जो अस्पताल में क्यूई के अचानक प्रवाह के कारण अब तक मर चुकी होगी। पिछली बार आरव अर्जुन को उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेला छोड़कर सिग्मा में शामिल होने के लिए भाग गया था, लेकिन इस बार आरव ऐसा नहीं करेगा। एलियंस के खिलाफ लड़ाई खत्म होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए आरव अर्जुन की वापसी का इंतजार करने लगा ताकि वह इस कठिन घड़ी में उसके साथ रह सके। 87 आरव ने वे सभी दृश्य देखे जो उसने अपने पिछले जीवन में मिस कर दिए थे। पृथ्वी का शक्तिशाली डिस्ट्रॉयर क्लास युद्धपोत एलियन जहाजों पर कहर बरपा रहा था और उनके एक भी शॉट दागने से पहले ही उन्हें चित्ते चित्ते कर रहा था। यह ऐसा था जैसे 1700 के दशक की किसी पुरानी राइफल का मुकाबला एक आधुनिक ऑटोमेटिक राइफल से हो रहा हो। एलियन जहाज पृथ्वी के पास मौजूद उन्नत तकनीक के सामने कहीं नहीं टिक रहे थे। जब भी कोई एलियन जहाज नष्ट होता, आरव उनकी मूर्खता पर हंसता और बाकी जहाजों को पृथ्वी छोड़कर भागते हुए देखता। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि अपनी पहली जागृति के पहले ही दिन पृथ्वी के पास डिस्ट्रॉयर क्लास का युद्धपोत होगा, लेकिन उसके भाई ने किसी तरह इसे मुमकिन कर दिखाया था। एक भी एलियन पृथ्वी पर कदम नहीं रख सका और पूरे ब्रह्मांड को ये संदेश साफ साफ मिल गया कि इस ग्रह से पंगा नहीं लेना है। आरव अपनी खिड़की से यह नज़ारा कुछ और देर तक देख सकता था, लेकिन उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी भाभी अदिति अब तक मर चुकी होंगी। इसीलिए वह अनिच्छा से अस्पताल की ओर दौड़ने लगा। ऐसा नहीं था कि आरव अपनी भाभी को जीवित नहीं देखना चाहता था या उनके अंतिम क्षणों में उनके साथ नहीं रहना चाहता था। बात बस इतनी थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर उनकी आंखों में देख सके, उनके प्यार की गर्माहट महसूस कर सके और फिर एक पल बाद उन्हें हमेशा के लिए खो दे। पिछले जीवन में जब उसे पता चला था कि वह नहीं बच पाएंगी, तो वह हफ्तों तक रोया था। वह उसके जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक था। हाँ, उसका ये चुनाव कायरतापूर्ण था, लेकिन उसका वर्तमान मन नफरत और प्रतिशोध से भरा था और वह भावनाओं के इस सुनामी का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। पिछली बार वह वास्तविक दुनिया के दर्द से बचने के लिए सिग्मा में भाग गया था, लेकिन उसके उस फैसले ने उसके भाई को अकेले ही सब कुछ झेलने के लिए छोड़ दिया था, जिसे वह इस बार दोहराना नहीं चाहता था। आरव अस्पताल पहुंचा और उसने डॉक्टरों की भीड़ को बदहवास चलते देखा। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले हजारों लोगों को मृत घोषित किया जा रहा था। यह एक काला दिन था। इंसानों ने अपने बहुत से भाई बहनों को खो दिया था। अस्पताल में भारी अफरा तफरी मची थी क्योंकि परिवार के सदस्य ये सुनने को तैयार नहीं थे कि उनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे दुखद बात यह थी कि इनमें से कई लोग कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वे आज क्यूई के अचानक आए प्रवाह को सहन नहीं कर सके। इस कारण ये नुकसान अचानक और कहीं अधिक दर्दनाक था। आरव शांति से उस कमरे में गया जहां उसकी भाभी को रखा गया था। अस्पताल खचाखच भरा होने के बावजूद वह सबसे वीआईपी कमरे में थी और बड़े डॉक्टर उनके पास मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आरव ने कमरे के अंदर झांका, उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। उसका भाई, जिसे युद्ध में होना चाहिए था, वह पहले से ही वहां मौजूद था। अर्जुन पसीने से तरबतर था। ये साफ था कि वह अदिति के शरीर में अपनी क्यूई डालने और उन पर हीलिंग स्पेल चलाने की पूरी कोशिश कर रहा था। चमत्कारिक रूप से उसकी भाभी अभी भी जीवित थी और सांस ले रही थी। ये कैसे हो सकता है? बड़े भाई को तो 2 घंटे बाद अस्पताल आना था। क्या मेरी याददाश्त मुझे धोखा दे रही है? आरव ने सोचा। उसे नहीं पता था कि अर्जुन उसकी डायरी पहले ही पढ़ चुका था। यही कारण था कि आज मानवता के लिए युद्ध लेने के बजाय अर्जुन ने जवाबी हमले को इस तरह सेट किया कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना ही लड़ाई खत्म हो जाए और वह आकर अदिति की जान बचा सके। अर्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इस दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा। वह उसे किसी भी कीमत पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। हालांकि अर्जुन ने आरव की समयरेखा में बटरफ्लाई इफेक्ट न पैदा करने का वादा किया था, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें वह उन्हें नहीं दे सकता था। 1, उसकी पत्नी की मृत्यु। 2, सचेतन की मृत्यु। इन दोनों का उसके जीवन में विशेष स्थान था और उसे इन्हें किसी भी कीमत पर बचाना था। उसने वही किया। अदिति के हेल्थ पॉइंट्स को शून्य होने से बचाने और उन्हें पहली जागृति को सहने में मदद करने के लिए अर्जुन ने अपनी पूरी दिव्य क्यूई लगा दी थी। जब अदिति के शरीर ने आखिरकार ब्रह्मांडीय क्यूई को स्वीकार कर लिया, तो अर्जुन उन्हें पूरी तरह ठीक करने में सफल रहा। उनके चेहरे पर रंग वापस लौटते देख उसने चैन की सांस ली। यह एक चमत्कार था। डॉक्टर और स्टाफ ऐसे खुशी से झूम उठे जैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे महान चीज देखी हो। वे अपनी छवि की परवाह किए बिना एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। अर्जुन ने आरव की ओर देखा और उसे इतने जोर से गले लगाया जैसा आरव ने 1 दशक में कभी महसूस नहीं किया था।
पहली बार आरव ने अपने कंधों पर गीलापन महसूस किया, उसके भाई के आंसू गिर रहे थे। आरव ने अपने पूरे जीवन में अपने भाई को सिर्फ तब रोते देखा था जब उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, और तब भी उसने आरव का सहारा बनकर खुद को संभाला था। लेकिन ये पहली बार था जब वह खुद आरव पर टिका था। शांति से सो रही अपनी भाभी का चेहरा देखकर आरव कांप उठा और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने परिवार के साथ सच्चे सुख और खुशी का एक पल बिताया। आरव का दिल गर्माहट से भर गया। उसके पिछले जीवन की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक खुद ब खुद सुधर गई थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने आरव को पीछे हटाते हुए भावुक आवाज में कहा, जाओ जाओ सिग्मा खेलो। जल्दी शुरुआत करने के हमेशा फायदे होते हैं। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे। याद रखना आरव, अच्छा इंसान होना जरूरी है। यह एक नई दुनिया है, लेकिन अच्छा होना जरूरी है। अच्छे बने रहना, ठीक है? यह मत भूलना कि तुम अपने मूल स्वभाव में अच्छे हो। आरव को समझ नहीं आया कि उसका भाई ऐसी अजीब बातें क्यों कह रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि वह आज बहुत ज्यादा भावुक है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई खुद एक पुनर्जन्म लेने वाला है और वह सब कुछ अनुभव कर चुका है जो आरव अपने दूसरे जीवन में करने वाला था। बदले और दुश्मनों को खत्म करने से भरी जिंदगी जीते हुए इंसान के लिए एक पत्थर दिल बनना आसान होता है। अर्जुन ये किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर समझता था, इसीलिए उसने अपने तरीके से आरव को चेतावनी दी थी। आरव उन शब्दों के पीछे का असली मतलब नहीं समझा, लेकिन उसने अपने भाई की सलाह को दिल से लगा लिया। वह अपने मूल में अच्छा था। हालांकि वह अपनी भाभी के जागने के बाद उनसे मिलना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अब जब वह जीवित और स्वस्थ हैं, तो बाद में बहुत मौके मिलेंगे। चूंकि उसके भाई को अब उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए आखिरकार उसके लिए सिग्मा में प्रवेश करने का समय आ गया था। आरव अपने कमरे में वापस आया और अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और उन शब्दों को दोहराया जो उसकी आने वाली जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। 8 लॉग इन टू सिग्मा। आरव ने ये शब्द कहे और उसके फोआर्म पर बना टैटू चमकने लगा। आरव पृथ्वी से टेलीपोर्ट होकर एक बहुत ही परिचित स्थान पर पहुंच गया जिसे मॉर्निंग स्टार प्लेनेट कहा जाता था। ये ग्रह उस आकाशगंगा के केंद्र के पास स्थित था जिसे पृथ्वी के इंसान स्टार गैलेक्सी कहते हैं, और यह सभी टियर 0 खिलाड़ियों का केंद्र था। सिग्मा की दुनिया ओमेगा की दुनिया से इस मामले में बहुत अलग थी कि व्यक्ति का टियर ये तय करता था कि वह किन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। मॉर्निंग स्टार ग्रह पृथ्वी के आकार से लगभग 15 गुना बड़ा था और किसी भी समय यहाँ लगभग 500 अरब अस्थायी एडवेंचरर्स रहते थे। इस ग्रह के सभी प्रमुख शहरों में दुकानें, गिल्ड क्लास हॉल और कई अन्य संरचनाएं थीं। हालांकि इन सुविधाओं का स्तर उन सुविधाओं की तुलना में बहुत कम था जिनका उपयोग ओमेगा के खिलाड़ी करते थे। इस ग्रह के खिलाड़ियों के 90% उपकरण कॉमन ग्रेड के थे, जबकि अनकॉमन ग्रेड के उपकरणों को वास्तव में दुर्लभ माना जाता था, कचरा नहीं। यदि आपके पास कांस्य रेटेड उपकरण होता तो आपको 1% अमीर वर्ग में माना जाता और आप ईर्ष्या का कारण बनते, जिससे ऐसी गियर पहनकर गलियों में चलने पर आप पर हमला होने का खतरा भी बढ़ जाता। इसी तरह टियर 1, टियर 2, टियर 5 के व्यक्तियों के लिए अलग अलग ग्रह थे, जहां केवल उसी स्तर या उससे ऊंचे टियर के लोग ही जा सकते थे। तकनीकी रूप से आरव एक टियर 6 देवता होने पर भी मॉर्निंग स्टार ग्रह पर जा सकता था, लेकिन अगर वह वास्तव में वैसा होता तो इस कचरा ग्रह पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि टियर 0 पर रहते हुए आरव टियर 1 के ग्रह ब्लू स्टार पर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास योग्यता की कमी थी। यूनिवर्सल क्वीन के स्वामित्व वाले 6 ग्रह ही सिग्मा ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह नहीं थे। पूरे अंतरिक्ष में निजी संगठनों और शक्तिशाली साम्राज्यों के स्वामित्व वाले कई ग्रह थे जहां टेलीपोर्टेशन शुल्क देकर पहुंचा जा सकता था। यूनिवर्सल क्वीन के ग्रहों का लाभ यह था कि हर खिलाड़ी के लिए इन ग्रहों पर टेलीपोर्टेशन निःशुल्क था और उन्हें यहां पहुंचने के लिए किसी विशेष टेलीपोर्टेशन डिवाइस की आवश्यकता नहीं थी। बस अपने हाथ पर अंकित रून्स का उपयोग करके कोई भी कोड शब्द बोल सकता था और टेलीपोर्टेशन सक्रिय कर सकता था, जिससे ये ब्रह्मांड का सबसे सुलभ ग्रह बन गया। हालांकि सुलभता के साथ भीड़भाड़ भी आए और इसीलिए मॉर्निंग स्टार ग्रह की स्थिति पृथ्वी के मुंबई शहर जैसी थी। ये हर तरह के एलियन जीवन से लबालब भरा हुआ था। जब कोई खिलाड़ी पहली बार ट्यूटोरियल ओमेगा में लॉग इन करता था तो वे ताजी हवा में सांस लेते थे और एक छोटे से गांव में क्रिस्टल नीले आसमान और सुंदर एनपीसी को देखकर उत्साहित होते थे, लेकिन असली ब्रह्मांड की तुलना में वह सब एक झूठ और दिखावा था। जब कोई सिग्मा में लॉग इन करता तो उसे असली दुनिया की कड़वी हकीकत दिखती। हवा सांस लेने में तीखी और दुर्गंध युक्त थी। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 2 गुना अधिक था,
जिससे पहली बार ग्रह पर कदम रखने वाले किसी भी व्यक्ति को चक्कर आने लगते और सांस फूलने लगती, क्योंकि उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण रक्त मस्तिष्क तक पहुंचने में संघर्ष करता। इमारतें पुरानी मध्ययुगीन शैली की नहीं थी जहां मिलनसार एनपीसी बैठे हों, बल्कि वे धूल और कालिक से ढकी राख जैसी काली थी। गलियों में एक शत्रुतापूर्ण एलियन भीड़ आपको धक्का देती हुई आगे बढ़ रही थी, जो घनी गलियों के बीच अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। सिग्मा में आपका स्वागत है, आरव ने मन ही मन सोचा और पहली बार लॉग इन करने के बाद अधिकांश खिलाड़ियों को लगने वाले झटके के बारे में सोचकर हंसा। आरव इन गलियों में रास्ता खोजने में माहिर था। दिन के समय भी अपने सिर के ऊपर 3 विशाल चंद्रमाओं को दिखाने वाले बदसूरत आसमान को देखकर आरव जान गया कि वह शापित ब्लैक लेक सिटी में था। विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया जून खत्म होते ही और जुलाई शुरू होते ही केवल 14 पृथ्वी दिनों में समाप्त होने वाली थी। इसका मतलब था कि आरव को सेमेस्टर शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय में अपना प्रवेश सुरक्षित करने के लिए मॉर्निंग स्टार ग्रह पर अपने स्टॉक को जल्दी से बेचना होगा। आरव जिस कोर्स में दाखिला लेना चाहता था वह केवल 1 साल का था और यह आखिरी साल था जब वह दाखिला लेने के योग्य था, क्योंकि वह शारीरिक रूप से अभी भी केवल 17 वर्ष का था। इसका मतलब था कि यदि वह समय सीमा चूक गया तो आरव को गुमनाम रूप से स्नातक होने की अपनी योजना छोड़नी होगी और सबसे अधिक संभावना है कि उसे अपने मूल्यांकन में एक बार फिर बिना क्यूई वाले कचरे के रूप में लेबल किए जाने के अपमान का सामना करना पड़ेगा। यदि यह पुराना आरव होता तो वह सीधे नीलामी घर जाता और भारी रकम के लिए मोलभाव करने के बाद अपना सारा माल एक बार में बेच देता, लेकिन पुनर्जन्म लेने वाला आरव अब अधिक समझदार था। आरव जानता था कि जिस ग्रह पर ब्रोंज ग्रेड की चीजें भी एक अनदेखी विलासिता मानी जाती थीं, अगर उसने वहां दर्जनों डार्क गोल्ड और एपिक रेटेड सामग्री बेची तो वह निश्चित रूप से छाया में छिपी कई बुरी शक्तियों की नज़र में आ जाएगा। इसलिए उसे बिना किसी बड़े हंगामे के इन सामग्रियों को ठिकाने लगाने के लिए एक चतुर और उचित योजना बनाने की आवश्यकता थी। अपने पिछले जीवन में उसे गुमनामी के विचार से ही घृणा थी। वह प्रसिद्धि, सम्मान और धन चाहता था और उन्हें प्राप्त करते समय हलचल मचाना चाहता था। उसे समझ नहीं आता था कि कुछ रैंकर्स रैंकिंग सूची में न दिखने का विकल्प क्यों चुनते हैं और योग्यता होने के बावजूद गुमनाम क्यों रहते हैं। लेकिन इस बार वह बेहतर जानता था, केवल मूर्ख ही दिखावे का सहारा लेते हैं, जबकि समझदार लोग परछाइयों से शासन करते हैं। परछाइयों से शासन करने के लिए इस जीवन में उसे सबसे पहली चीज गुमनामी चाहिए थी और सौभाग्य से वह जानता था कि इसे कैसे हासिल किया जाए। उन चोरों के अड्डे के स्थान के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। आरव ने अपने आसपास के एलियंस को धक्का देना शुरू किया और होवरक्राफ्ट जंक्शन की ओर बढ़ने लगा। उसकी मंजिल शापित मॉर्निंग स्टार ग्रह का एकमात्र जीवित जंगल डीप फॉरेस्ट्स ऑफ अंगूर एप 9 अंगूर के गहरे जंगल मॉर्निंग स्टार ग्रह पर यूनिवर्सल क्वीन द्वारा बनाया गया एक अभयारण्य था जहां जंगली राक्षस पनपते थे। एक सामान्य वीआर गेम के विपरीत, जहां राक्षस अनंत संख्या में कहीं भी पैदा हो जाते हैं और खिलाड़ी उन्हें ढूंढकर मारते हैं, अंगूर के जंगल कहीं अधिक विश्वासघाती थे। यहाँ राक्षसों के दोबारा पैदा होने की कोई निश्चितता नहीं थी और न ही उनके घूमने का कोई रैंडम तरीका था। यहाँ जीवित रहने के लिए पैरों के निशान खोजना, विभिन्न प्रजातियों के गश्ती क्षेत्रों को समझना और जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाना सीखना पड़ता था। लेवल बढ़ाने का सबसे तेज तरीका हमेशा राक्षसों को मारकर अनुभव प्राप्त करना था, लेकिन टियर 1 तक पहुंचने का ये सबसे अच्छा तरीका नहीं था। सिग्मा में टियर इस प्रकार काम करते थे। लेवल 0-30 टियर 0, इसके बाद एक टियर प्रमोशन टेस्ट होता था। लेवल 30 100 टियर 1, लेवल 100 200 टियर 2, लेवल 200 400 टियर 3, लेवल 400 600 टियर 4, लेवल 600 1000 टियर 5 और उसके बाद टियर 6 तक पहुंचने के लिए एक अज्ञात टियर 6 प्रमोशन टेस्ट। हालांकि टियर 6 से आगे भी शक्तिशाली स्तर मौजूद थे, लेकिन आरव को उनके बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। टियर 6 से नीचे के नागरिकों के लिए वह उच्च स्तरीय डेटा पूरी तरह प्रतिबंधित और गोपनीय रखा गया था। प्रशासन का मानना था कि समय से पहले ये ज्ञान आरव जैसे निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए घातक साबित हो सकता है। जहां अधिकांश लोग जितनी जल्दी हो सके लेवल बढ़ाकर नश्वर लोक के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते थे, वहीं आरव अपने पुनर्जन्म के ज्ञान से जानता था कि यह एक घटिया तरीका है। किसी का लेवल उसकी असली ताकत और कौशल का संकेत नहीं देता था, बल्कि उसके स्टेट्स देते थे। निचले स्तरों पर सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने बुनियादी स्टेट्स शक्ति, चपलता, सहन शक्ति को इतनी मजबूती से सुधारना था कि वे उसी लेवल के अन्य खिलाड़ियों से कहीं अधिक हों।
ये डमी पर प्रहार करके ताकत बढ़ाने या नियंत्रित वातावरण में दौड़कर स्टेमिना बढ़ाने जैसे अभ्यासों से किया जा सकता था। जबकि पृथ्वी के 99.9% लोग सिग्मा को एक सामान्य वीआर गेम की तरह खेलेंगे और लेवल बढ़ाने की होड़ में लग जाएंगे। आरव विश्वविद्यालय में शामिल होकर उन सुविधाओं का लाभ उठाएगा जो उसके बुनियादी स्टेट्स और क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। यही मुख्य कारण था कि आरव विश्वविद्यालय जाना चाहता था, केवल वहीं उसे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव बनाना सिखाया जाएगा। विश्वविद्यालय आरव के लिए समाज के ऊपरी 10% वर्ग में प्रवेश करने का मौका था। जैसे ही उसने सावधानी से जंगल में प्रवेश किया, एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके कानों में गूंजा। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने एक वाइल्ड जोन में प्रवेश किया है। अब आपको जंगली राक्षसों, अन्य खिलाड़ियों या आपकी अपनी टीम के साथियों द्वारा मारा जा सकता है और गैलेक्टिक पुलिस आपकी मदद के लिए नहीं आएगी। पता चला है, खिलाड़ी अनाम अकेले जंगल में प्रवेश कर रहा है और उसके पास कोई गिल्ड या पार्टी नहीं है। पता चला है, खिलाड़ी अनाम लेवल 0 टियर 0 है। मृत्यु की संभावना 65%। सिस्टम रिमार्क, यदि आप मरते हैं तो आपका सामान गिर जाएगा। आरव ने आह भरी। सिस्टम उसके जीवित रहने की संभावना केवल 35% दिखा रहा था। एक सामान्य इंसान के लिए यह मौत का वारंट होता, लेकिन आरव के पास उसके पुनर्जन्म का अनुभव था। पिछले जीवन में उसने इन जंगलों को पार करने में 200 दिन बिताए थे। उसे एलियन मुर्गियों, खरगोशों और यहाँ तक कि प्लेग फैलाने वाले चूहों ने भी कई बार मारा था। इस बार नहीं, आरव ने दृढ़ता से बुदबुदाया और जंगल को ऐसे पार करने लगा जैसे वह उसका अपना बैकयार्ड हो। रास्ते में उसका सामना एक संक्रमित चूहे से हुआ, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी सड़ी हुई लाश से संक्रमण होने का खतरा था। 5 मिनट बाद वह रुक गया जब उसने झाड़ियों से 2 लाल आंखें अपनी ओर घूरते हुए देखी और एक भयानक आवाज सुनी। पक पक पका पक पक पका। ओह, तो तुम हो मेरे पुराने दुश्मन, शापित रोनोस्लाविक मुर्गे, आरव ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। रोनोस्लाविक मुर्गा लेवल 1, एक मुर्गा प्रजाति जिसका मांस गोब्लिन के अलावा किसी के लिए खाने योग्य नहीं है। ये अपने आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। पिछले जीवन में आरव ने इन्हें हल्के में लिया था और 2 बार अपमानजनक मौत मरा था। इस बार वह विशेषज्ञ था। मुर्गा अपने छोटे पैरों और फैले हुए पंखों के साथ आरव की ओर झपटा। आरव भी उसी गंभीरता से उसकी ओर बढ़ा। दोनों हवा में टकराए, लेकिन मुर्गे ने अपने आकार का गलत अंदाजा लगा लिया था। आरव के सामने वह केवल आधा फीट लंबा और 10 किलो का था। धप! आरव पेट के बल मुर्गे पर गिरा, जिससे उसकी कई हड्डियां टूट गईं और एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़कर उसे मार डाला। आपने एक नारंगी रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला है। आरव ने लाश की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, नारंगी, थू, सबसे घटिया रंग। आरव ने रास्ते में आने वाले हर मुर्गे को गला घोंटकर मारना शुरू कर दिया, उन सभी अपमानजनक मौतों का बदला लेते हुए जो उन्होंने उसे पिछले जीवन में दी थी। आपने एक रोनोस्लाविक मुर्गे को मार डाला, एक ब्रेस्ट मीट प्राप्त हुआ। आपने एक काला मुर्गा मारा। आपने एक नीला मुर्गा मारा। 11 मुर्गों को मारने के बाद आरव को अपने शरीर में एक परिचित गर्माहट महसूस हुई। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल अप। सिस्टम रिमार्क, तुम इन मुर्गों को मारकर क्या बनना चाहते हो? मुर्गों का कातिल या गोब्लिनों का सप्लायर? आरव सिस्टम के इस ताने पर चिढ़ गया। वह रानी से इसकी शिकायत करना चाहता था, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर मानवीय कदमों की आहट और आवाजें सुनाई दी। आरव तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। झांकने पर उसे 3 खिलाड़ी दिखे जिन्होंने सफेद और लाल रंग के मुखौटे पहन रखे थे। आरव के मौजूदा लेवल पर उनकी पहचान करना असंभव था, लेकिन वह मुखौटा चोरों के संगठन का प्रतीक था। पकड़ लिया, आरव ने सोचा और चुपचाप उनका पीछा करने लगा। उसका लक्ष्य उनके ठिकाने का पता लगाना और चुपके से एक सदस्य को मारकर उसका मुखौटा हासिल करना था। आरव ने चुपके से चोरों का पीछा किया। यह थोड़ा व्यंग्य था क्योंकि आमतौर पर चोर ही अपने शिकार का चुपके से पीछा करते हैं ताकि हाथ की सफाई दिखाकर उनकी जेब काट सके। डेन ऑफ थीव्स, चोरों का अड्डा, सिग्मा ब्रह्मांड का एक विशाल संगठन था। अफवाह थी कि इसके सबसे शक्तिशाली सदस्य पौराणिक टियर 6 स्तर के हैं और कहा जाता था कि इस संगठन द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी डकैती 1.4 बिलियन 1.4 अरब यूनिवर्सल गोल्ड की थी। इस संगठन में भर्ती बहुत जल्दी शुरू हो जाती थी क्योंकि वे केवल उन्हीं चोरों पर भरोसा करते थे जो टियर 0 से ही संगठन का हिस्सा रहे हों और जिन्हें संगठन ने ही प्रशिक्षित किया हो। हालांकि उनके ठिकानों की कोई पुष्टि नहीं थी, लेकिन अंगूर के जंगलों में उनके सदस्यों को अक्सर देखे जाने के कारण अफवाह थी कि यहाँ उनका एक गुप्त ठिकाना है।
इसी कारण आरव ने तब तक जंगल में घूमने की योजना बनाई थी जब तक कि उसे कोई सदस्य न मिल जाए। अब जब उसे 3 नकाबपोश चोर मिल गए थे तो वह बेहद सावधानी से उनके पीछे चलने लगा ताकि एक टहनी टूटने की आवाज भी न हो। सौभाग्य से वे चोर अनुभवी नहीं लग रहे थे। आरव द्वारा कई नौसिखिया गलतियां करने के बावजूद, जैसे बिना कवर के एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक दौड़ना या किसी कीड़े को जोर से मार देना, चोरों ने उसकी मौजूदगी पर ध्यान नहीं दिया। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और 40 मिनट पीछा करने के बाद आरव जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा जहां एक छोटा गांव बसा था। गांव में हर किसी ने डैन ऑफ थीव्स का मुखौटा पहना था। मुखौटों के पीछे चेहरे छिपे थे, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट से आरव समझ गया कि यह केवल मनुष्यों का संगठन नहीं था। हालांकि मनुष्य बहुमत में थे, लेकिन वहां ओर्क्स, बौनों और एल्व्स के बीच भेड़ियों की घिनौनी बालों वाली रूपरेखा दूर से ही पहचानी जा सकती थी। आरव इस बात से हैरान था कि ओर्क्स जैसी भारी भरकम प्रजाति इस संगठन का हिस्सा कैसे हो सकती है। शायद चोरी उनके कई कामों में से केवल एक था। आरव घास में छिपकर अकेले सदस्य के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा ताकि वह उसे मारकर उसका मुखौटा चुरा सके और गांव में प्रवेश कर सके। लेकिन उसकी योजना तब धरी की धरी रह गई जब एक कुनाई चाकू उसके दाहिने कान से 1 इंच दूर आकर जमीन में धंस गया। जब आरव झटके से खड़ा हो गया और हमलावर को ढूंढने लगा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। जब एक दूसरा कुनाई चाकू आया और उसके दाहिने घुटने को छूकर निकल गया। उसकी थोड़ी HP हेल्थ पॉइंट्स कम हो गई, लेकिन अब उसे हमलावर की दिशा का अंदाजा हो गया था। वह विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। काले कपड़ों में एक फुर्तीली आकृति आरव का पीछा करने लगी और आरव के चारों ओर कुनाई चाकू उड़ने लगे। आरव को जिगजैग तरीके से दौड़ना पड़ा ताकि वह निशाना न बने। हमलावर का थ्रो शक्तिशाली था, लेकिन TA1 पर वह इतना सटीक नहीं था कि हर बार निशाना लग जाए। आरव भाग्यशाली था कि वह बच गया। पलटने का मौका तब आया जब आरव एक घने पेड़ के पीछे मुड़ा और उसे पता था कि वह क्षण भर के लिए हमलावर की नजरों से ओझल हो गया है। उसने भागने के बजाय फुर्ती से पेड़ पर चलना शुरू कर दिया। जमीन से 10 फीट ऊपर एक टहनी पर बैठकर उसने इंतजार किया। ठीक 20 सेकंड बाद पीछा करने वाला ठीक उसके नीचे आकर आरव को ढूंढने लगा। आरव टहनी से कूदा और सीधे हमलावर की पीठ पर जा गिरा। एक जोरदार कदक की आवाज आई। दुश्मन की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। दुश्मन के मुंह से दर्द की चीख निकली, लेकिन आरव को उसकी परवाह नहीं थी। उसने हमलावर के पास लटके कुनाई चाकू को उठाया और उसकी गर्दन पर लगातार वार करके उसे मार डाला। 100 400 क्रिटिकल हिट। सिस्टम नोटिफिकेशन, आपने टिकाऊ को मार डाला है, जो वाइल्ड जोन में TA1 रैंक का एक नामित खिलाड़ी था। कोई जुर्माना नहीं, आपने वह उपलब्धि हासिल की है जो लेवल 1 के खिलाड़ी के लिए असंभव है। EXP इनाम 2 गुना किया गया। लेवल अप 4 बार। आप लेवल 5 पर पहुंच गए हैं। स्टेट पैनल अनलॉक हो गया है। सिस्टम रिमार्क, तुम भाग्यशाली हो कि प्रतिद्वंद्वी का शरीर कमजोर था। TA1 के विरोधियों की पीठ इतनी आसानी से नहीं टूटती। अपनी छोटी सी जीत पर ज्यादा घमंड मत करो। तुम्हारी मामूली ताकत के साथ TA1 का सामना करना आत्महत्या जैसा है। आरव सिस्टम के ताने पर चिढ़ गया, लेकिन वह इस बात से ज्यादा हैरान था कि उसने जिस खिलाड़ी को मारा वह TA1 का था। सिस्टम सही था, आरव दोबारा इतना भाग्यशाली नहीं होता। आरव ने अपना सिर पकड़ लिया और हंसा। पिछले जीवन में लेवल 5 तक पहुंचने में उसे 14 दिन लगे थे, इस बार केवल 1 दिन लगा। लेवल 5 महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से आप अपने एट्रीब्यूट पॉइंट्स बांटना शुरू कर सकते थे। डिस्प्ले स्टेट पैनल, आरव ने आदेश दिया। स्टैट्स, नाम अनाम अभी तक निर्धारित नहीं। जाति, शुद्ध नस्ल का मानव ग्रह H 2047। लेवल 5। टियर 0। सिस्टम रिमार्क, तुम खुद को समझते क्या हो? कचरा। कोष्टक। एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ 10, चपलता 10, स्पीड 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, इंटेलिजेंस 10, सहन शक्ति 10, बिना आवंटित पॉइंट्स अनअसाइंड AP 10, छिपे हुए गुण हिडन एट्रीब्यूट्स, भाग्य लक 100, चार्म 1500, कौशल स्किल्स, बॉल क्रशिंग। आरव अपने पैनल को देखकर खुश भी था और दुखी भी। वह खुश था क्योंकि उसके सभी गुण 10 थे, औसत मानव के साथ होते हैं, जिसका अर्थ था कि वह एक औसत से बेहतर इंसान था। लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसका QE अभी भी 0 था, यानी वह अभी भी बिना QE वाला कचरा था।